हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर। आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2 को। हमने शुरुआत की थी अध्याय 1 बहुपद का, कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम। अब हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 2। पहला प्रश्न हमारा बोल रहे हैं, यदि px बराबर x का घात 3 धन 3x2 ऋण 5x धन 8 को निम्नलिखित से भाग करें। अब देखिए, निम्नलिखित से भाग करें अर्थात क्या? इस प्रश्न को इनसे भाग करना है, इससे और इससे। हमने 3 प्रश्न उठाया। ये px को इन तीनों से भाग करना है और इन तीनों से अलग अलग भाग करने पर शेषफल ज्ञात करना है। ये हमारा प्रश्न है। तो देखिए, हमारे पास तरीका क्या होता है, हमने इसके पहले भाग करना सीखा है। कैसे भाग करते हैं? तो हम इस चीज को, ये देखिए x का घात 3, इसके बाद है हमारा 3x का घात 2, इसके बाद ऋण 5x धन 8। इसको हम इस प्रकार से भाग करते थे। ऐसा पिछले वीडियोस में हमने देखा। मान लीजिए कि पहले वाले को ले लेते हैं तो ये x धन 1। इस प्रकार से हम लोगों ने भाग करना सीखा है। अब देखिए, हम इस प्रकार से भाग करते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है और ये अधिक पद में आएंगे। 3-4 पद में ये पूर्ण हल होगा। उसके बाद ही हमको यहाँ पे कुछ शेषफल मिलेगा। वो शेषफल कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8 x धन 1 कुछ भी हो सकता है। यानी हमको शेषफल प्राप्त करने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन देखिए, प्रश्न में ही बोल दिया है कि हमको क्या इस्तेमाल करना है, शेषफल प्रमेय। देखिए, शेषफल प्रमेय की मदद से, शेषफल प्रमेय की मदद से। अब इस शेषफल प्रमेय होता क्या है, इसको प्रश्न के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न हमको बोल रहा है, पहले प्रश्न का पहला भाग, कि हमें ये दिया हुआ है, हमारे पास है px। पहले तो जो हमको दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 3x का घात 2 5x धन 8। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए, इसको, इस बहुपद को x धन 1 से भाग कर रहे हैं। निम्नलिखित से भाग करें, यानी इससे हम इसको भाग कर रहे हैं तो हमको शेषफल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें ये वाला विधि नहीं लगाना है। हमको भाग करने के लिए नहीं बोला, हमको शेषफल प्रमेय उपयोग करने के लिए बोला है। तो शेषफल प्रमेय होते क्या है? शेषफल प्रमेय हमको बोलता है कि यदि हमारे पास x धन 1 हो, देखिए x धन 1, तो हमको करना क्या है, इस x का मान ठीक विपरीत लेना होता है। ठीक विपरीत कहने का मतलब है, यहाँ x धन 1 है तो हम यहाँ px के स्थान पर ऋण 1 रखेंगे। यदि हमारे पास ये x ऋण 1 होता तो इस x के स्थान पर धन 1 रखते। 3 प्रश्न हैं, तीनों के माध्यम से हम लोग अच्छे समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमको लिखना क्या होता है, शेषफल प्रमेय से, इसको आपको लिखना है शेषफल प्रमेय से। शेषफल प्रमेय क्या है नहीं पूछता, शेषफल प्रमेय हमको लगाने के लिए बोलता है। तो शेषफल प्रमेय से हमको क्या पता चला, शेषफल प्रमेय से x धन 1 यहां पर px के, देखिए शेषफल प्रमेय x धन 1 कि यदि x के स्थान पर ऋण 1 रखें, यहां x के स्थान पर, ये y z a b c d कुछ भी हो सकता है। यानी यहां पे x धन 1 था तो x का मान ऋण 1 लिए, x ऋण 1 होता तो x का मान धन 1 लेते। यानी हमको विपरीत लेना होता है, उल्टा लेना होता है। x धन 1 है तो ऋण 1 ले लिए, x ऋण 1 होता तो धन 1 लेते। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें x धन 1 है तो हमने x का मान, धन है तो ऋण लिया, ऋण है तो धन लेंगे। देखिए, अब इस x ऋण 1 का मान px में रखना है। px में रखने पर शेषफल प्रमेय हमको क्या बोल रहा है, फिर से देखिए, शेषफल प्रमेय हमको बोलता है कि हमारे ये प्रश्न px बराबर ये दिया हुआ है, इसमें x धन 1 हमको हल करना है। तो x धन 1 यदि हमारे पास दिया है तो ठीक विपरीत इसका लेते हैं। यदि हमारे पास x धन 1 है तो x का मान ऋण 1 लेना है। कहां लेना है? इस px में लेना है। तो उसी को हम लोगों ने ले लिया। यदि x बराबर ऋण 1 का मान px में रखने पर रख दें तो देखिए px पे रख दीजिए आप,
P x के जगह पे आपको रखना है ऋण 1। अब सब देखिए यहां x है, यहां x है, यहां x, जितने जगह पे x है वहां वहां आपको ऋण 1 रखना है। तो ऋण 1 -1 आप रख दीजिए। देखिए x के जगह पे -1 आपने लिया, धन यहां x है तो -1 आपने लिया, फिर ऋण 5 x है। देखिए मैंने x को कोष्टक में बना दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हो गया। अब p का मान हमने ऋण 1 लिया है। अब इसको हल कीजिए। ऋण 1 का घात 3, ऋण 1 का घात 3, इसका मतलब होता है ऋण 1 3 बार गुणा। तो कभी भी ऋण को आप 3 बार गुणा करें, 5 बार गुणा करें, 7 बार गुणा करें तो उत्तर ऋण में ही आएगा। ऋण को आप 2 बार गुणा करें, 4 बार गुणा करें, 6 बार गुणा करें तो वो धन में उत्तर आते हैं। तो देखिए 3 बार आप ऋण को गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा ऋण। इसमें हमारा घात 2 है, यानी ऋण 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो ऋण 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा धन 1। 3 एकम 3। अब यहां देखिए ऋण ऋण धन हो जाते हैं और 8 तो था ही। अब फिर आगे हल कीजिए। 3 5 8, ये धन धन वाले को एक साथ जोड़ लीजिए तो 8 5 13 हो गया, 13 3 16 हो गया। अब इसको और अच्छे से हल करेंगे तो हमारा उत्तर आया कितना, देखिए 16 ऋण 1, यानी उत्तर आया 15। अब देखिए हमको क्या बोल रहा था, प्रश्न हमको बोल रहा है कि आपने इसको x धन 1 से भाग किया और आपने शेषफल प्रमेय लगाया तो हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो देखिए हमने शेषफल लगा दिया, शेषफल प्रमेय की मदद से हमको क्या मिल गया 15, तो ये हमारा उत्तर हो गया। फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूं मैं। शेषफल प्रमेय हमको बोलता है कि यदि x धन 1 है तो x का मान ऋण 1 लेते हैं, यदि x ऋण 4 है तो x का मान धन 4 लेते हैं। यानी हमको उल्टा रखना होता है मान को, और उल्टा रखने पर हमको जो प्राप्त हो जाता है वही हमारा उत्तर है, वही हमारा शेषफल है। अब देखिए यहां पे मान ऋण में है, ऋण को हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहां पे x ऋण 4 दिया हुआ है। इसी प्रश्न में आपको x ऋण 4 लेके बनाना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है, ये चीज हमको बहुपद मालूम है। अब शेषफल प्रमेय से x ऋण 4 को हल करना है। तो x ऋण 4 में यदि हम x बराबर 4 का मान px में रख दें, इस px में रख दें तो हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो रख दीजिए px ऋण 4 था तो x का मान धन 4 यहां पे हमको रखना है। आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, शेषफल प्रमेय बोलेगा तो जो यहाँ पे चिन्ह होंगे उसके ठीक उल्टा आपको मान रखना होता है। तो देखिए आपने p4 रख दिया, क्योंकि x ऋण 4 था तो यहाँ पे x बराबर 4 आ गया हमारा, तो रख दीजिए। अब जहां जहां x आपको दिख रहा है वहां वहां आपको 4 रखना है। तो x का घात 3 यानी 4 का घात 3, उसके बाद देखिए x का घात 2 है यानी 4 का घात 2, x सिर्फ x है तो 4 हो गया। अब 4 का गुणा 3 बार, तो 4 का गुणा 3 बार हम उसको याद करते हैं, 4 का गुणा 2 बार, 4 का गुणा 3 बार, ऐसे याद रखते हैं। तो 4 चौक 16 चौक 64, ये हमारा हो गया 64। 4 चौक 16, इसको आप 2 बार गुणा करेंगे। 4 का घात 3, 4 का घात 3, इसका मतलब हो रहा है 3 बार 4 का गुणा, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसलिए उत्तर हमारा 64 आ गया। अब यहां पे देखिए 3 4 का घात 2, इसको हल कैसे करते हैं, 3 4 का घात 2, तो इसका मतलब होता है ये 3 गुणा हो रहा है 4 के घात 2 से। 4 के घात 2 मतलब 4 2 बार लिखाएगा हमारा। तो अब इसको हल कीजिए आप, 4 3 12 या 3 चौक 12 बोल सकते हो आप, और 12 चौक 48। तो यहाँ पे इसको हल करने के बाद हमारा उत्तर है 48। यहाँ भी वैसे ही होगा, ये 5 4 से गुणा हो रहा है तो 5 चौक 20, और अंतिम में हमारा 8 तो है ही। अब उसके बाद धन धन को एक साथ जोड़ लीजिए आप, ये धन ये धन ये धन, आप कैसे भी हल कर सकते हैं, बाकी धन को एक साथ जोड़ लीजिए। तो जोड़ते जाइए, 8 4 12, हासिला 1 आ गया, 6 4 10 11, इन दोनों को जोड़ने पर 112 आ गया। अब 8 को इस तरफ ले आइए, हमने कुछ नहीं किया,
जो धन वाले थे उसको एक तरफ ले लिए, ऋण वाले को एक तरफ ले लिए। अब इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ने पर आपका 120 हो रहा है। 112 8 120 ऋण 20। अब 120 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? 100 बचेगा। यही हमारा शेषफल है, यही हमारा उत्तर था। हमको ज्ञात करना था शेषफल, यह हमारा शेषफल ज्ञात हो गया। तो इस तरह से हमको प्रश्न बनाना है, शेषफल प्रमेय आएगा तो। अब देखिए प्रश्न 2 को, इसमें हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़िए 2 बार। हमको पता लगाना है कि जो gx है क्या वह px का गुणनखंड है। अब गुणनखंड निकालने के लिए हमको क्या करना है? तो गुणनखंड निकालने के लिए हमको गुणनखंड प्रमेय लगाना होता है। अब ये गुणनखंड प्रमेय क्या है? तो गुणनखंड प्रमेय शेषफल प्रमेय के जैसा ही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। कैसे? तो देखिए पहला वाला प्रश्न, पहले प्रश्न को हल करेंगे तो हमको पता लगाना है px gx gx px। आपको कंफ्यूज नहीं होना है px gx gx px। क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि gx px का गुणनखंड है, तो जिस चीज को हमको गुणनखंड निकालना होता है उसी का मान हम लेके चलते हैं। अब देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है उसको तो पहले लिख लीजिए। तो हमारे पास px है x3 ऋण 4x घात 2 धन x धन 6 और gx क्या है? देखिए gx हमको x ऋण 3। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लाइन आपको याद रखना है, जब कभी भी हमको पता लगाना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं, तो गुणनखंड निकालने के लिए हमको याद रखना है कि हमारा उत्तर शून्य आना चाहिए। जो भी हम यहाँ पे उत्तर हल करेंगे वो शून्य के बराबर होना चाहिए। जब वो शून्य के बराबर होगा तभी, सिर्फ तभी हमारा ये गुणनखंड होगा। यदि वह शून्य के बराबर नहीं होगा तब हम गुणनखंड नहीं है बोलेंगे। तो देखिए दोनों को हल करके देखिए क्या ये दोनों उसके गुणनखंड है। तो हमको पता लगाना है px में gx उसका गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए गुणनखंड प्रमेय से, अभी मैंने आपको बताया शेषफल प्रमेय के जैसा ही है, लेकिन इसमें हम लोग को एक लाइन बदल देना है। गुणनखंड प्रमेय से हमको gx का मान px में रखना है, लेकिन कब? यहां पे भी आपको वही नियम लागू होगा जो आपने शेषफल प्रमेय लगाया। x ऋण 3 है तो कौन सा gx का मान? gx का यहां पे लिखना है आपको, gx का x बराबर 3 का मान। अब x बराबर 3 का मान क्या है? देखिए gx हमारा था x ऋण 3, तो इस x ऋण 3 का मान यानी x का जो मान आएगा उसको आपको उल्टा कर देना है, विपरीत कर देना है। x यहाँ पे ऋण 3 है तो हमको x धन 3 लेना है। अगर ये x धन 3 होता तो x ऋण 3 लेते। हमको लिखना क्या है? गुणनखंड प्रमेय से gx का x बराबर 3 px में रखने पर। यह हमने कैसे किया? जो ऋण था उसको धन में परिवर्तित कर दिया। तो कर लीजिए px के जगह पे हमको 3 का मान रखना है, 3, ये 3 लेना है। और ये अगर शून्य के बराबर आ गया, शून्य आ गया तभी ये गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। तो रखिए x के जगह पे आपको 3 रखना है, x के जगह पे 3। तो यहाँ x हमारे पास है 3, यहाँ पे आप रख दीजिए 3, ये 4 हो गया। x के जगह पे फिर 3 आपको रखना है, तो ये 3 आपने रख लिया। अब उसके बाद x के जगह पे फिर 3। अब इसको आपको हल करके देखना है, ये हल होने के बाद शून्य आ रहा है कि नहीं। शून्य आ गया मतलब गुणनखंड है, शून्य नहीं आया मतलब गुणनखंड नहीं है। तो देखिए क्या उत्तर आया, 3 का घात 3, यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 को 3 बार आपको गुणा करना है इस तरह से, ऐसे। तो 3 तिया 9 तिया 27 ऋण। अब 3 को 2 बार गुणा करेंगे, इसको जो हमने पहला प्रश्न बनाया उसी के जैसे ही हल करना है इसको भी। तो 3 तिया 9 हो गया और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 हो गया। अब ये 3 और 6। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स 27, 3 और 6, इन तीनों को जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। तो इन तीनों को जोड़ के देखेंगे तो 36 हो रहा है। 27, 3 30 और 6 36 और यहाँ पे हमारा ऋण 36।
तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसका चिन्ह है धन, कुछ नहीं है मतलब धन है, तो ये धन हो गया, ये ऋण हो गया, यानी हमारा उत्तर क्या आया जी, हमारा उत्तर आया 0। देखिए हमारा उत्तर आया 0, तो हमको यहाँ पे अंत में लिख देना है अतः gx px का गुणनखंड है। क्यों गुणनखंड है? क्योंकि हमारा उत्तर यहाँ पे 0 आ गया। अगर यहाँ पे हमारा उत्तर 0 नहीं आता, 0 नहीं आता, तब हम इसको गुणनखंड नहीं है बोलते। चूंकि हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 0 है, अतः ये गुणनखंड है। यानी हमको यहाँ पे लिखना है अतः gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड है। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन हल कर लिया। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करना है, इसमें 0 आता है कि नहीं उसको देखिए। अब देखिए दूसरे प्रश्न का 5वां भाग, इसमें हमको पता लगाना है कि क्या gx px का गुणनखंड है। तो हमने जो पहला प्रश्न हल किया उसी के जैसे इसको भी हल करना है। अंत में 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। हल कीजिए। तो लिखना क्या है हमको, लिखना ये है गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से x बराबर ऋण 4। ये देखिए x धन 4 है तो यहां पे हमको ऋण 4 लेना है और कहां रखना है, px में रखने पर। अब px क्या है हमको दिख रहा है यहाँ पे, px में हमको मान को रख देना है। तो देखिए हमको इस स्थान पे रखना है, p x के जगह पे आप ऋण 4 ले लीजिए, -4। यहां x की जगह पे आपको रख दीजिए मान, यहां x पे रख दीजिए मान, फिर उसके बाद हमारा ऋण 1 बचा हुआ है। ऋण 4 को 2 बार गुणा करेंगे, ऋण 4 को 2 बार गुणा करेंगे, 4 चूक 16, ऋण ऋण प्लस हो गया, धन हो गया, तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ऋण 4 2 से गुणा होगा, 4 दूनी 8 और ये ऋण का ऋण आ गया। अब देखिए इसको हम आगे हल करेंगे, 16 ऋण 8 ऋण 1, तो क्या आएगा देखिए, ऋण 8 ऋण 1 आपस में 9 हो जाएंगे। अब p ऋण 4 का मान क्या है, देखिए 16 में से 9 को हम घटाएंगे तो आएगा उत्तर 7। अब देखिए ये ऋण 4 0 के बराबर आया क्या, 0 के बराबर नहीं आया, हमारा उत्तर क्या आया 7। अर्थात हम लोग बोलेंगे कि ये जो उत्तर आया वो हमारा गुणनखंड नहीं है। हमारे पास उत्तर 0 आना चाहिए, 0 आएगा तभी गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। इस प्रकार से हमको गुणनखंड वाले प्रश्न को बनाना होता है। अब तीसरे प्रश्न को देखिए। अब देखिए प्रश्न 3 को, इसमें हमको बोल रहा है कि निम्नलिखित में a का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, a का मान ज्ञात करना, b का मान ज्ञात करना, c का मान ज्ञात करना। जब कभी भी हमको मान ज्ञात करने वाला प्रश्न आएगा तो ये बाकी प्रश्न से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमको a का मान ज्ञात करना है। कब a का मान ज्ञात करना है, हमारे पास एक स्थिति है, कौन सी स्थिति, gx px का गुणनखंड होगा, तब हमको a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे हल करेंगे। पहला प्रश्न हमको दे रखा है px बराबर x का घात 2 धन ax धन 2, दिया है gx px का गुणनखंड है। हमको मालूम है, देखिए इसमें हमको लिख दिया है a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि gx px का गुणनखंड हो, उसी को मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया हुआ है कि हमारे पास दिया है gx px का गुणनखंड है। तो जब कभी gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड हो गया, तब उसमें क्या करना है, जो हमारे पास मान है x धन 1 है ना, तो उस x को ऋण में लेना है, धन है तो ऋण में लेना है। तब x बराबर ऋण 1 px में रखने पर, हम इसी px में रख रहे हैं तो px में रख दीजिए। ये हमारा x के स्थान पर आपको ऋण 1 रखना है, x के स्थान पर ऋण 1, जहां जहां भी आपको x दिखेगा वहां वहां ऋण 1 रखना है। अब इसको फिर हल कीजिए। इसको हल करने पर ऋण 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो ये धन हो जाएगा, ऋण धन ऋण a हो गया, धन 2। अब उसके बाद इसको हल कीजिए, देखिए ये धन 2 ये धन 1, तो हमारे पास उत्तर क्या आया, ऋण a 2 और 1 3 धन 3। अब यहाँ पे हमारा उत्तर नहीं आया है स्टूडेंट्स, इसके आगे और क्या करना है, देखिए इसके आगे हमको और क्या करना होता है। एक चीज आपको याद रखना है
जब कभी भी हमको गुणनखंड दिया होगा, यानी हमको बता दिया है कि gx px का गुणनखंड हो चुका है, गुणनखंड है, तब हमें यहाँ पे जो p ऋण 1 लिए हैं उसका मान भी 0 लेके चलना होता है। यानी आपको p ऋण 1 के जगह पर 0 रखना है। यानी हमको लिखना क्या, देखिए अब इस पूरे के स्थान पे आपको सिर्फ 0 लेना है। तो 0 हो गया, ये पूरे का पूरा 0 होगा। यहां पे आप बताएंगे कि p ऋण 1 बराबर 0 हो गया। ये p ऋण 1 बराबर 0 हुआ। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या संख्या थे, तो हमारे पास थे ऋण a और धन 3। आप a को पक्षांतर कर दीजिए, ऋण a इस तरफ आएगा तो धन a में आएगा। यही हमारा मान चाहिए था। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले px का मान हम लोगों ने रखा, x बराबर ऋण 1 था तो ऋण 1 हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया। अब इसको रखने के बाद ऋण a धन 3 आया। हमको जब गुणनखंड मालूम हो तो गुणनखंड हमको दिया रहेगा तो इस px का मान जो px था उसका मान हमको 0 लेना पड़ता है। तो ये p ऋण 1 था ना, तो p ऋण 1 बराबर 0, इसका मान 0 ले लिया। अब ऋण 1 को हम लोगों ने पक्षांतर कर दिया तो ये ऋण था तो इधर आके धन हो गया और 3 को हम लोगों ने वहीं पे छोड़ दिया। तो ये हमारा उत्तर आ गया a का मान 3। अब देखिए इस प्रश्न को, अब देखिए तीसरे प्रश्न को। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग हमको बोल रहे हैं gx px का गुणनखंड है, गुणनखंड दिया हुआ है। तो उसमें क्या करना है, देखिए पहले तो आपको लिख देना है प्रश्न को, ये px हमको दिया है, फिर gx px का गुणनखंड है। तब जो हमारा यहाँ पे x धन 2 है तो ऋण 2 हम लोग लेते हैं। x बराबर ऋण 2 का मान कहाँ रखना है, इसी px में रखना है, रख दीजिए। हमारे पास दिया क्या है, 2x का घात 2, 2x का घात 2। अब उस x के जगह पे आपको ऋण 2 रखना है। 6x, 6x, x के जगह पे आपको ऋण 2 रखना है। अब इसको फिर आगे हल कीजिए। इस x के जगह पे आपने क्या रखा, ऋण 2। ऋण 2 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको हल करेंगे तो ये 8 आ गया। ऋण 2 6, 6 दूनी 12, ऋण बाहर आएगा, ये हमारा a आ गया। अब इसको आप हल कीजिए, इसको हल करने पर क्या होगा, ये ऋण 12 धन 8, ऋण 12 धन 8, ये ऋण 4 हो जाएंगे धन a। अब उसके बाद देखिए हमको फिर लिख देना है कि अब क्योंकि हमको दिया है ना जी गुणनखंड है, तो गुणनखंड जब भी हमको दिया रहेगा तो गुणनखंड दिया रहेगा तो उसमें हमको ये p ऋण 2 का मान 0 लेना पड़ता है। तो अब p ऋण 2 का मान 0 लेंगे क्योंकि गुणनखंड दिया हुआ है। तो इसके जगह पे आपको 0 रखना है, इस पूरे के जगह पे 0। तो ये आपने रख दिया 0 और वो किसके बराबर है, ऋण 4 धन a के बराबर है ना, ऋण 4 धन a के बराबर है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, इस पूरे को इस तरफ, धन a को सिर्फ a, ऋण 4 बराबर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, बस ये 0 को उधर ले गए, इसको उल्टा कर दिया, यानी ऐसा था, हमने इसको इस प्रकार से पलट दिया। अब ऋण 4 को आप उधर भेज दीजिए, ऋण 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 4 होगा और धन को हम दिखाते नहीं है। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हमको a का मान ज्ञात करने बोलता है। कब बोलता है, जब हमको दिया रहेगा कि वो उसका गुणनखंड है या अभिष्ट गुणनखंड है। तो इस तरह से हमने प्रश्नावली 2 का प्रश्न 3 पूरा कर लिया। इस प्रकार से हमारा प्रश्नावली 2 पूर्ण हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।